हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल माई प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा की आंसर राइटिंग कैसे करें और इसमें ये आवश्यकता भी क्यों है इस क्लास की। बहुत सारे बच्चों की शिकायत आ रही है कि लॉकडाउन के कारण अच्छी तरह से स्टडी नहीं हो पा रही है और अगर स्टडी करें भी तो आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है। आंसर राइटिंग करें भी तो आंसर चेक ना हो पाने के कारण उनको पता नहीं चल पाता है कि वास्तव में उनके आंसर में क्या कमियां या किस सुधार की आवश्यकता है। तो इसलिए मैं आज ये आपको वीडियो उपलब्ध करा रहा हूँ, जिससे आप न सिर्फ आंसर राइटिंग सीखेंगे कि कैसे आंसर राइटिंग किया जाए, बल्कि इस बात पे भी हम लोग बात करेंगे कि अपने आंसर को कैसे चेक करें। तो इससे ना सिर्फ आप आंसर राइटिंग अच्छी तरह से लिख पाएंगे, बल्कि अपने आंसर को एक एग्जामिनर की तरह चेक भी कर सकते हैं और उस आंसर में कई प्रकार के आप सुधार कर सकते हैं। तो आइए एक बार हम लोग बात करते हैं कि मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में जो नवीनतम बदलाव हुआ है वो क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा पुराना पैटर्न क्या था और उसके बाद किस तरह के बदलाव मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में आए हैं। तो आइए देखते हैं। आप देखेंगे कि पहले जो मध्य प्रदेश मुख्य परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछे जाते थे, उसमें कुछ प्रश्न होते थे 20 वर्ड्स में आपको लिखने होते थे, कुछ प्रश्नों को आप 100 वर्ड्स में और कुछ प्रश्न 300 वर्ड्स में आपको दिया जाता था लिखने के लिए। और अब ये पैटर्न बदल गया है। अब आपसे कुछ प्रश्न 10 वर्ड्स में, कुछ प्रश्न 50 वर्ड्स में और कुछ प्रश्न 200 वर्ड्स में पूछे जाएंगे। प्लस मध्य प्रदेश पीसीएस के सिलेबस में भी कुछ बदलाव हुआ है। तो आज हम लोग केवल आंसर राइटिंग पे बात करेंगे। देखिए, जब आपसे कहा जाता था 20 वर्ड्स में, तो जो प्रश्न आपको 20 वर्ड्स में दिए जाते थे लिखने के लिए, अब ये प्रश्न आपको दो तरह से आंसर करना पड़ सकता है। एक तो आप 10 वर्ड्स में आपसे कहा जा सकता है और दूसरा 50 वर्ड में। प्रश्न वही रहेगा, प्रश्न का जो पूछे जाने का स्वरूप है उसमें बदलाव आ गया है। अब वही प्रश्न आपको 10 वर्ड्स में और 50 वर्ड्स में करने होंगे और जो प्रश्न आपसे 100 वर्ड्स और 300 वर्ड्स में पूछे जाते थे, अब ये प्रश्न आपको 200 में पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न के नेचर में आप बहुत बदलाव नहीं देखेंगे, प्रश्न वैसे ही रहेंगे। आंसर आपसे अब अलग अलग तरह से पूछा जाएगा। तो 10 वर्ड्स में और 50 वर्ड्स में क्या लिखें, कैसे लिखें और फिर उन आंसर को कैसे चेक करें और फिर 200 वर्ड में किस तरह से लिखें। तो देखिए, मैं एग्जाम्पल दे करके आपको बताऊंगा तो आपको ये बात ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी। लेकिन किसी एग्जाम्पल को लेने से पहले एक बात हम और समझते हैं कि अच्छे आंसर राइटिंग के लिए किन गुणों का, किन क्वालिटीज़ का होना आवश्यक है और किस प्रकार के आंसर अच्छी कोटि के आंसर माने जाते हैं। तो एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या टूल और टैक्टिक्स है जो जिनका प्रयोग करने से आपका आंसर अच्छी गुणवत्ता वाला होगा। तो देखिए, आपको सबसे पहले कीवर्ड्स के नॉलेज होने चाहिए। अभी हम लोग समझेंगे कीवर्ड्स क्या होता है। जब एक एक आंसर करके देखेंगे तो आप खूब अधिक क्या इस्तेमाल करें, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें। जितना ही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, आपके आंसर की गुणवत्ता बहुत अच्छी होगी, आपकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कीवर्ड्स बहुत सारे अर्थ अपने अंदर समेटे हुए होते हैं। जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं
तो आपके प्रश्न में, आपके आंसर में बहुत गहराई आ जाती है और फिर ये आंसर बहुत अच्छी कोटि का माना जाता है। कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें, आवश्यकता पड़ने पर मैप बनाएं, डायग्राम बनाएं, डायग्राम्स का खूब यूज करें और इसके अलावा जहां पे आवश्यकता हो चार्ट बनाएं। बहुत सारे, विशेषकर जब आप 200 वर्ड्स में आंसर लिखेंगे तो बहुत सारी बात अनुच्छेदों और पैरा में लिखनी है। अनुच्छेद क्या होते हैं? पैरा तो आप समझते हैं कि जैसे ही कोई आंसर आप लिख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि एक प्रकार के तथ्य उस आंसर में आ गए और जैसे ही आप शिफ्ट करेंगे तो आपको पैरा चेंज कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी आंसर में आप लिख रहे हैं और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में लिख रहे हैं, अगर उसके बाद उसके भौगोलिक पक्ष के बारे में लिखना है तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य या ऐतिहासिक जो तथ्य होंगे एक पैरा में होंगे, भौगोलिक चीज़ें एक अलग पैरा में होंगी, जो सांस्कृतिक तत्व हैं वो अलग पैरा में होंगे। तो इस तरह से पैराग्राफ आप चेंज कर लेते हैं और जब पॉइंट वाइज आंसर लिखते हैं तो उसको कहा जाता है अनुच्छेदों में बांट करके अपना आंसर लिखिए। तो आपके आंसर में खूब कीवर्ड्स होने चाहिए, हर कीमत पर मैप्स और डायग्राम्स होने चाहिए, चार्ट्स की आवश्यकता जहाँ पे है तो चार्ट बनाएं। अभी एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। और जहाँ पे आवश्यकता है अनुच्छेदों का इस्तेमाल करें और करना ही करना है आपको, अनुच्छेदों का इस्तेमाल करें, पैरा को चेंज करके अपने आंसर को लिखें। तो ये वो टूल और टैक्टिक्स हैं जिनका प्रयोग करके आप अच्छी कोट के आंसर को आप लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि 20 वर्ड्स जो पहले पूछा जाता था, अब उन प्रश्नों का स्वरूप क्या हो गया है? उन प्रश्नों का स्वरूप हो गया 10 वर्ड्स और 50 वर्ड्स। जो प्रश्न, कहने का अर्थ यह है कि जो प्रश्न आपसे 20 शब्दों में कहा जाता था लिखने के लिए, अब उन्हीं प्रश्नों को आपसे कहा जाएगा कि 10 शब्द और 50 शब्दों में लिखिए। तो एक एक करके हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इनको अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करते हैं और फिर आप देखेंगे कि कैसे अपने आंसर को चेक करें, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसको? 10 वर्ड्स को और 50 वर्ड्स को। हमारे पास आ गया 10 वर्ड्स एंड 50 वर्ड्स। देखिए, मेरा जो पढ़ाने का अनुभव कहता है और जितनी भी आंसर राइटिंग मैंने स्टूडेंट से कराई है, उनमें मैंने देखा कि सबसे अधिक कठिनाई स्टूडेंट को कहाँ पे आती है? 10 वर्ड्स में। शब्द बहुत कम है और क्या बात लिखें क्या बात छोड़ें, ये एक समस्या बनी रहती है। 50 वर्ड्स में तो दिक्कत नहीं है, आपके पास रीजनेबल शब्द हैं तो आप इसमें आसानी से 50 शब्द में आंसर को लिख लेते हैं। 50 शब्द में तो मैंने कभी भी आंसर लिखने में कठिनाई स्टूडेंट के अंदर नहीं देखी है। आप जब लिखेंगे तो आपको पता भी चलेगा। अगर 10 वर्ड्स आपको अच्छी तरह से लिखने आ जाता है तो 50 वर्ड को लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। 200 वर्ड के आंसर को कैसे लिखें, ये एक समस्या है और उस पर भी हम लोग बात करते हैं। तो पहली चीज़ आप देखिए, 10 वर्ड्स में हमेशा ये प्रयास करें तो हमें समस्या किस में नहीं है? 50 वर्ड्स में समस्या नहीं आएगी, ये श्योर है। आप आंसर लिख करके देखना। अभी 10 वर्ड्स में समझा दे रहा हूँ, 200 वर्ड समझा दे रहा हूँ, चेक करने का तरीका बता दे रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि 50 वर्ड्स को आप आसानी से लिख पा रहे हैं। अगर अभी हम लोग एक दो एग्जाम्पल भी लेकर के देख लेंगे। देखिए, 10 वर्ड्स में आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहली बात कि कई स्टूडेंट पूछते हैं कि अगर 10 वर्ड्स में कहा जाए तो कितने शब्द लिखा जाए, क्या 10 वर्ड्स में ही बात खत्म हो जाए? देखिए, 10 वर्ड्स एक शब्द सीमा होती है। कहने का अर्थ है आप इसमें 8 शब्द में भी बात लिख सकते हैं, 9 शब्द में भी लिख सकते हैं, 10 शब्द में भी लिख सकते हैं।
अगर कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहाँ पे थोड़े वर्ड्स बढ़ जाते हैं, बढ़ने का अर्थ नहीं कि आप इसे 50 शब्दों में लिखें, बढ़ जाने का मतलब है कि अगर 12, 13, 14, 15 शब्द भी अगर किसी आंसर में आ जाते हैं तो आप घबराइए मत, अपनी पूरी बात बढ़िया से आप प्रकट करने का प्रयास कीजिए। अगर इसकी सीमा ब्रीच कर जाती है, 2-4 शब्द आगे निकल जाते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से आप कुछ शब्द सीमा को आगे पीछे कर सकते हैं, पहली चीज़। और हमेशा ध्यान रखें कि कम से कम 3 फैक्ट्स आपके आंसर में 10 वर्ड्स में कम से कम 3 फैक्ट जरूर आ जाएं। जब आप पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारा फैक्ट आता है, तो उनमें से 3 फैक्ट कैसे चूज करें। अब देखिए, इसे चूज करने का तरीका है, जैसे मान लीजिए कोई एक टॉपिक हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए भूगोल में आते हैं और भूगोल में एक कोई टॉपिक ले लेते हैं और उस पे 10 वर्ड्स पे लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और फिर कुछ अदर सब्जेक्ट का भी ले लेंगे और उनमें भी 10 वर्ड्स में लिखने का प्रयास करेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि कैसे 10 वर्ड्स में लिखा जाए और कैसे जो फैक्ट हैं उनका यूज किया जाए। अब जैसे मान लीजिए कि आपसे प्रश्न पूछा गया हिमालय, कहा गया कि हिमालय पर आप 10 शब्दों में आंसर अपना लिखिए। तो हिमालय तो आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा आपने पढ़ा हुआ है, तो इन बहुत ज़्यादा में आप 10 वर्ड्स या किन फैक्ट को चूज करें। तो पहली बात आप जानते हैं कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। पहली चीज़, जो चीज़ विश्व में सबसे ऊंचा है, बहुत बड़ी बात है। दूसरा चीज़, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है। इसका निर्माण किस कालखंड में हुआ था? तो तृतीयक काल में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए इसको टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है या तृतीयक पर्वत भी कहा जाता है। अब देखिए, अगर टॉपिक भूगोल से है तो प्रयास करिए उसकी अवस्थिति आप अवश्य लिखें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हिमालय पर्वत प्रायः मतलब इसका अधिकांश भाग कहाँ पे है? भारत के उत्तर में अवस्थित है, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके तथ्य हैं, तो आइए इससे हम लोग लिखते हैं। तो पहला जो विश्व में इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, कमा लगाइए, नवीन वलित पर्वत, कमा लगाइए, टर्शियरी पर्वत, भारत के उत्तर में अवस्थित। देखिए, 2 फैक्ट आ गया हमारा, नवीन वलित पर्वत, टर्शियरी पर्वत, और हमारे शब्द कितने चले गए? 1, 2, 3, 4, 5। 2 फैक्ट हम लोग ले चुके हैं और अभी हमारे पास 5 शब्द और बचा हुआ है। लेकिन हिमालय चूँकि एक बड़ा सा टॉपिक है, बहुत महत्व का टॉपिक है, तो इसमें 3-4 शब्द और बढ़ाएं आप, तो अभी भी हमारे पास लगभग 9-10 शब्द बचा हुआ है, ठीक है। अब इसमें फिर कामा लगाएं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है ये, ठीक है ना। अगर इस बात को आपको ये लिखना कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, तो शब्द क्या है? ज़्यादा जाएगा। अब इसको आपको समझना कि इसको कैसे लिखें कि कम से कम शब्दों में आ जाए। तो सबसे ऊंची के लिए हम लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? सर्वोच्च। तो अगला क्या हो गया? सर्वोच्च पर्वत श्रेणी। 5 हमारे पास शब्द जा गए थे, 3 शब्द और आ गया। अब अभी भी हमारे पास क्या है? 2 शब्द बचा हुआ है, और अगर आप कुछ सीमाओं को आगे क्रॉस करके बात करते हैं तो आपके पास क्या है? 2-3 शब्द और बचा हुआ है। कहने का अर्थ है अभी भी 5 शब्द हमारे पास बचा हुआ है, 5 शब्द हम यूज करेंगे
तो हमारे पास क्या 12-13 शब्दों में हमारा आंसर हो जाएगा। और इसमें कितने तथ्य आ जाएंगे? 4 तथ्य। 3 तथ्य आ चुके हैं। अब चौथा तथ्य, भारत के उत्तर में अवस्थित। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 शब्द में हम लोगों ने कितने फैक्ट इसमें लिए? 4 फैक्ट आ गया। बलित पर्वत, टर्सरी पर्वत, सर्वोच्च पर्वत श्रेणी और भारत के उत्तर में अवस्थित। इस तरह से अब अगर ये मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया, अगर आपको अन्य किसी भी टॉपिक पर अगर 10 वर्ड्स लिखना है तो आप अपने आंसर को कैसे चेक करें, एक इस पे भी हम लोग देख लेते हैं। अब अपने आंसर को चेक करने के लिए आप देखिए कि आपने इसमें कितने फैक्ट डाले हैं, आपके आंसर में कितने फैक्ट हैं। कभी भी 10 वर्ड्स जो प्रश्न होते हैं उनके आंसर कभी भी एक सेंटेंस में नहीं लिखे जाते हैं। मतलब आप इस चीज़ को ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय पर्वत का निर्माण टर्शियरी काल में हुआ, आप ये बात नहीं कह सकते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अगर ऐसी बात आप करेंगे तो आप क्या करेंगे, एक तथ्य ही लिख पाएंगे और आपके 10 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। तो कई बार आपको पता नहीं चल पाता कि जिस तथ्य को आपने लिखा है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना महत्वपूर्ण है। लेकिन जब आप एक से अधिक तथ्यों को लिख देते हैं तो एग्जामिनर के पास, जैसे 4 तथ्य मैंने लिख दिया, अब इसमें नंबर पाने लायक वो तथ्य अवश्य मौजूद होगा जो एग्जामिनर के फ्रेम ऑफ माइंड में है कि बच्चा ऐसा आंसर लिखेगा तो मैं उसको इतना नंबर दूंगा। तो इस तरह से पहला चीज़, अब आपने अगर कोई आंसर 10 वर्ड्स में लिखा तो पहली चीज़ आप ये देखिए कि आपने कितने तथ्यों को उसमें डाला हुआ है। अगर आपको लगता है कि 3 या 4 तथ्य आ गए हैं तब तो आपका काम पूरा हो गया। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कि आपने उन तथ्यों का इस्तेमाल करने के लिए, उन तथ्यों को लिखने के लिए कितने शब्दों का प्रयोग किया है। अगर शब्द सीमा आपकी सही है, 12-13 मतलब 15 शब्द के तक आते आते अधिकतम हर 10 वर्ड 15 शब्द का नहीं होगा। कुछ 10 वर्ड्स ऐसे होंगे जो 8 शब्दों में पूरा हो जाएंगे। कुछ ऐसे 10 वर्ड्स होते हैं जिनको आयोग 2-3 शब्दों में ही पूरा करवा लेता है। जैसे मान लीजिए अभी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल बताइए। तो उद्गम के लिए तो आपको 4 तथ्य की आवश्यकता है नहीं, उसमें तो सिंपली एक ही तथ्य होगा। तो इस तरह से कई ऐसे 10 वर्ड्स हैं जो आपके 2-3 शब्दों में हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश का लिंगानुपात बताइए, तो लिंगानुपात में भी क्या है, आपको बहुत ज़्यादा आपको शब्द इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें पूरी बात आपको लिखनी पड़ेगी कि प्रति 1000 पुरुष पर जो महिलाओं की संख्या है उनको आप लिखिए। तो लिखिए प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की इतनी संख्या, ये पूरी बात हो गई। अगर आपने केवल डिजिट डाल दिया कि 942 या 945 या 950 तो ये आंसर आपका इनकम्प्लीट आंसर है। तो जो भी बात करें आप कंप्लीट बात करें, चाहे वो 10 वर्ड्स हो, चाहे वो 50 वर्ड हो, चाहे वो 200 वर्ड्स हो। तो अगर आपने 3 से 4 फैक्ट आपने उसमें पिरोया हुआ है अपने आंसर में, और अगर शब्दों को गिनते हैं तो अगर उनकी सीमा 12, 13, 14 और अधिकतम 15 शब्दों तक है तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये आंसर आपका अधिकतम नंबर लेकर के आएगा ही आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि 10 वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं। आइए 1-2 एग्जाम्पल और मैं आपको समझा देता हूँ तो आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे हम लोगों ने हिमालय पर्वत पे ले लिया। अब जैसे देखिए, मान लीजिए एक नदी है, हम इसको रखते हैं मध्य प्रदेश की चंबल नदी के बारे में मान लीजिए आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे इस बात पे फोकस करते हैं कि चंबल नदी कहाँ से निकली है,
उस स्थान का नाम लिखेंगे, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है, बिल्कुल मिलीमीटर सेंटीमीटर में आकर के लंबाई लिखते हैं। देखिए, इस बात से कोई मतलब नहीं है, जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक एकदम तथ्यात्मक रूप से आकर के लंबाई चौड़ाई आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए नर्मदा, अगर पूछा गया नर्मदा की लंबाई बताइए, तब तो आप लिख दीजिए कि नर्मदा की लंबाई इतने किलोमीटर है। लेकिन अगर नर्मदा नदी पे आपको 10 वर्ड्स लिखा गया है तो कोई आवश्यक नहीं है कि इसका उद्गम कहाँ पे है, इसकी लंबाई कितने किलोमीटर है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है कि ये मध्य प्रदेश की क्या है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने अगर कुछ तथ्य लिखा कि 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, मान लीजिए आपने लिखा, तो आप ये बताइए कि ये डिजिट क्या बताता है, कुछ भी नहीं बताता है। लेकिन अगर आपने ये कहा कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी, तो ये अपने आप में एक इससे पता चल जाता है कि इसकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए अब चंबल मान लीजिए मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले के महू नामक स्थान से निकलती है। क्या फ़र्क पड़ता है कि इंदौर से नहीं देवास से निकलती है या कहीं अन्य से निकलती है, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो इसलिए किसी नदी का उद्गम कहाँ है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और भी बातें हैं जिन पे आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की। यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की। तो चंबल नदी किस नदी का भाग है, गंगा नदी का भाग है। तो जब गंगा नदी तंत्र या गंगा अपवाह तंत्र आप कहते हैं, तो इसका मतलब है कि गंगा नदी और उसकी समस्त जो सहायक नदियां होती हैं वो सारे उस अपवाह तंत्र में आ जाते हैं। तो पहला, मेरे हिसाब से आपको पहला जो बात आपको लिखना चाहिए, गंगा, अगर नदी शब्द आप लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर भूगोल में आप नदी के बजाय अपवाह शब्द लिखते हैं, ये और अधिक क्लासिकल वर्ड है। तो गंगा अपवाह तंत्र का भाग, तंत्र का भाग। तो देखिए हम लोगों ने कितना शब्द इस्तेमाल कर लिया, 1 2 3 4 5 और एक तथ्य लिखा। अभी हमारे पास 5 शब्द है, और अगर हम 10 शब्द की सीमा को कुछ थोड़ा सा आगे जाएं, 2-3 शब्द, तो इसका मतलब 7 8 9 शब्द हमारे पास अभी बचे हुए हैं। तो एक देखा आपने कि गंगा नदी तंत्र का भाग है या गंगा अपवाह तंत्र का भाग है, एक तथ्य हो गया इसका। इसके बाद हम आते हैं कि और क्या इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो लंबाई अगर इसकी बिल्कुल किलोमीटर में लिखने के बजाय मैं ये चाहूँगा कि आप ये बात लिखें कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी, या कोई नदी मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे लंबी नदी है, तो ये बात लिखें, बजाय इसके लिखने के कि इसकी लंबाई इतने किलोमीटर है। तो आप यहाँ पे क्या लगाएं, कामा लगाएं, ठीक है। मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी, और इसका क्षेत्र कहाँ पे है, इसका क्षेत्र आप देखेंगे मालवा पठार है, ठीक है। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी मालवा पठार पर विस्तृत। तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी, गंगा अपवाह तंत्र का भाग, 5 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 2 फैक्टर 11 हो गया, और 3-4 शब्द और लिख दीजिए, 15 तक आ गया आपका। अब देखिए 3 तथ्य आ गए हमारे पास। तो इस तरह से आपने देखा कि 12 शब्द, 13 शब्द, 14 शब्द, और कोई एकाध अगर बहुत प्रोमिनेंट पार्ट है, अगर उसकी सीमा इससे कुछ अधिक निकल जा रही है, 15 तक भी चली जा रही है, तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बात को पूरी तरीके से लिखने का प्रयास करें। तथ्यों का पेक्युलियर तथ्य, बिल्कुल जो किलोमीटर में या मीटर में जो तथ्य होते हैं, इनका प्रयोग तब तक करने से बचें जब तक कि आपसे ये बात पूछा न जाए।
जब आपसे कहा जाए कि धूपगढ़ की ऊंचाई, ठीक है ना, तो आप इसको मीटर में लिखें। अगर आपसे ये पूछा जाए कि धूपगढ़ के बारे में, तो कभी भी आप इसके मीटर में इसका आंसर न लिखें, ठीक है। आप कैसे इस बात को लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि ये किसका भाग है, सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी में आप जानते हैं 7 पर्वत श्रेणियाँ आती हैं, महादेव भी सतपुड़ा श्रेणी का ही भाग है। तो या तो आप ये बात लिख दें, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, या आप इसे महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी लिखें। अगर दोनों को मिला करके लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखें, सतपुड़ा श्रेणी की महादेव श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। आज चूँकि ये मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी आप डाल लें कि सतपुड़ा श्रेणी या महादेव श्रेणी तथा मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, ऐसे करके आप लिखें। तो इसलिए तथ्यों को, ऐसे तमाम तथ्यों का इस तरह से विश्लेषण आप करें जिससे पता चले कि वास्तव में इसका महत्व क्या है। और महत्व कैसे पता चलता है कि देश के संदर्भ में या राज्य के संदर्भ में उसकी सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है, सबसे छोटी चीज़ हो सकती है। आप देखेंगे एग्ज़ाम में इस तरह के ही तथ्य आपसे पूछे जाते हैं जिनको आपसे, जो विशेष रूप से मध्य प्रदेश के लिए खास महत्व रखते हैं, देश के लिए खास महत्व रखते हैं। तो उनके महत्व को उजागर करते हुए आप अपना आंसर लिखें। और इसे चेक कैसे करें, चेक बिल्कुल वैसे करें कि आपने कितने तथ्य उसमें डाले हैं और आपने शब्द सीमा कितनी ब्रीच की है, शब्द सीमा का उल्लंघन कितना किया है। या तो 10 वर्ड के अंदर आ जाएगा या 10 वर्ड से कुछ अगर बाहर जाता तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अगर इन्हीं शब्द को 50 शब्द में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, 50 शब्द में तो आपके पास है। अब आप इन्हीं को क्या है, ओपन करके लिख दीजिए। जिन 10 वर्ड्स को आपने तथ्यों के रूप में लिखा था, उन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, आप खोल सकते हैं, फैला करके आप लिख दीजिए, वो 50 शब्द का भाग हो जाएगा। कैसे आप करें इसको, जैसे मान लीजिए कि ये है चंबल को लीजिए। अब इसको 50 शब्द में कैसे लिखें आप, तो आप इसको लिखिए लाइन बना करके। अब एक तथ्य को लाइन बनाइए कि चंबल नदी गंगा अपवाह तंत्र का भाग है। यह नदी मालवा पठार पर विस्तृत है, या मालवा पठार का प्रमुख अपवाह तंत्र का उदाहरण है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मालवा पठार पर जो चंबल है और उसकी तमाम सहायक नदियों का विस्तार मालवा के पठार पर है। तो इसका अर्थ है कि ये जो अपवाह तंत्र है, चंबल अपवाह तंत्र, ये मालवा क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी है, तो मालवा अपवाह तंत्र का भाग है, ठीक है। और फिर इसके बाद इस पे देखिए, इस पे तमाम डैम बने हुए हैं, ठीक है ना। तो उनके महत्व को भी उनको भी इसमें ले लीजिए। तो इस तरह से आप करके 50 शब्द को लिखने में तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सेंटेंस आपको लिखना होता है। तो एक एक तथ्य के लिए एक एक सेंटेंस का इस्तेमाल करें। तो 4-5 अगर फैक्ट आपने सेंटेंस के साथ लिखा हुआ है तो वो आपका पूरा हो जाएगा 50 शब्द। अधिकतम जब मान लीजिए किसी एक तथ्य के लिए आप एक सेंटेंस का प्रयोग करते हैं तो लगभग 7-8 शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अगर 5 आपने तथ्य पकड़ करके आपने सेंटेंस बना करके लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपके 40, 45, 42, 48, 50 शब्द हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 50 शब्दों को भी कैसे चेक करें, आप उनमें अपने आंसर में आप देखें कि आपने कितने तथ्यों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। अगर आपके पास 4, 5, 6 तथ्य अगर आ गए हैं, इसका मतलब आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट है। शब्दों को गिन लें। कई बार बच्चे कहते हैं कि कौन से शब्द गिना जाए, सभी, हा, ही, है, के, का, की, हर शब्दों को आप गिन लें। और अगर आपके शब्द पूरे आ जाते हैं, इसका मतलब है कि 50 शब्द आ गए, 48 शब्द आ गए, 52 शब्द आ गए, 54 शब्द आ गए, 40 शब्द आ गए। अगर आपने 4-5 तथ्यों को लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपका आंसर कंप्लीट है। अब देखिए, इसमें कई तथ्य लिखने का आपको फ़ायदा क्या मिल जाता है। सबसे बड़ा फ़ायदा जो आपको मिलता है तथ्यों का इस्तेमाल करने से, कि अगर आपके 1-2 तथ्य
एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के नहीं हैं, तब भी आपके पास अन्य तथ्य होते हैं जो एग्जामिनर के काम के लायक होते हैं और निश्चित तौर पर एग्जामिनर क्या उनको नंबर देगा ही देगा। तो इसलिए 10 वर्ड्स और 50 वर्ड्स में अधिक से अधिक तथ्यों का प्रयोग करें। 10 वर्ड्स में आप क्या लगाएं, कामा लगा करके इस्तेमाल करें, और 50 वर्ड्स में क्या करें, सेंटेंस बनाएं और फुल स्टॉप लगाएं। 10 वर्ड्स में क्या करें, तथ्यों के साथ कामा लगाएं, क्योंकि सेंटेंस पूरा करेंगे तो आपकी शब्द सीमा बाहर निकल जा सकती है। तो 10 वर्ड्स में तथ्यों के साथ कामा लगाएं और एक सेंटेंस में बात को पूरी करें। 50 वर्ड्स में आए तो एक एक तथ्य के लिए एक सेंटेंस का प्रयोग करें और फुल स्टॉप लगाएं। तो इस तरह से 5-6 वाक्य में आपके आंसर 50 वर्ड्स कंप्लीट हो जाएगा। इसको अपने हिसाब से आप चेक कर लें। अगर आपको पूरा का पूरा तथ्य मिल गया, शब्द सीमा ठीक है, तो इसका मतलब आंसर आपका कंप्लीट है। तो अब तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि 10 वर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ अन्य विषय भी एक उदाहरण मैं और आपको दे के समझा दे रहा हूँ कि कैसे इन्हें फ्रेम करें आंसर को। जैसे मान लीजिए कुछ व्यक्तित्व के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है 10 वर्ड में। जैसे इसमें सबसे एक व्यक्तित्व है, आपको इतिहास में मिलेगा, मान लीजिए गौतम बुद्ध। कहा गया गौतम बुद्ध के बारे में 10 वर्ड्स लिखिए। तो पहली बात हमें क्या ध्यान रखना है, 3 तथ्य। गौतम बुद्ध के बारे में हमें 3 कम से कम तथ्य क्या है लिखना है। गौतम बुद्ध ने बड़ी तपस्या की, संसार के दुनिया के घटनाओं को अलग नज़रिए से समझने का प्रयास किया और उन्होंने देखा उनके समय में बड़े पैमाने पर इस बात का वाद विवाद था कि वैदिक जो धर्म था, हमारा वैदिक धर्म था, वो इतना ज़्यादा क्लिष्ट हो गया था, इतना वो जटिल हो गया था। आत्मा और परमात्मा के नाम पर लोगों का इतना शोषण हो रहा था और तेज़ी से बदलती जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं उनके साथ वैदिक व्यवस्था अपना तादाद में स्थापित नहीं कर पा रही थी। और इन तमाम समस्याओं से समाज को निजात दिलाने का काम गौतम बुद्ध ने किया था। गौतम बुद्ध की अपनी चेतना, अपनी प्रज्ञा, अपना विश्लेषण समाज का, उनको ये लगा कि लोगों का जो शोषण है वो किसके नाम पे हो रहा है, आत्मा के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, स्वर्ग के नाम पर लोगों का शोषण चल रहा है। तो गौतम बुद्ध ने महसूस किया कि अगर समाज को इन जटिल समस्याओं से, एक सामान्य आदमी को अगर इन जटिल समस्याओं से मुक्ति नहीं दिलाई गई तो लोगों का शोषण चलता रहेगा। तो उन्होंने भगवान की भी हत्या की, आत्मा की भी हत्या की। तो गौतम बुद्ध के दर्शन का जो मूल तत्व है कि वो आत्मा को नहीं मानते थे, वो भगवान को नहीं मानते थे, और उनका सबसे बड़ा जो समाज को योगदान था वो क्या था, बौद्ध धर्म। विश्व को सबसे बड़ा उनका योगदान था बौद्ध धर्म। तो बस यही लिखिए, क्या आप लिखिए, गौतम बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, गौतम बुद्ध भगवान को नहीं मानते थे। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे लिख सकते हैं, गौतम बुद्ध आत्मा और भगवान को नहीं मानते थे। तो देखिए, गौतम बुद्ध 2, आत्मा और भगवान 4, नहीं 5, मानते 6, थे 7। तो 7 शब्दों में आपने लिखा गौतम बुद्ध आत्मा और भगवान को नहीं मानते थे और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। ये बात लिखना है, लेकिन इन शब्दों के साथ मुझे लगता है कि लिखना अनुचित होगा। तो आप इस बात को कैसे लिख दें कि अनात्मवादी, अनिश्वरवादी, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। तो देखिए कितने शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 6,
6 शब्दों में हम लोगों ने 3 प्रमुख तत्व गौतम बुद्ध के बारे में लिख दिया। और ये आप इस बात को ध्यान रखिए, अनात्मवाद, अनिश्वरवाद तत्कालीन समय की सबसे बड़ी ये बात थी कि किसी एक फिलॉसफर ने भगवान और आत्मा के अस्तित्व को नकार दिया और एक धर्म की स्थापना की, जिस अवधारणा को बड़े पैमाने पर लोगों ने और तमाम शासकों ने इसे अपनाया और इसे संरक्षण प्रदान किया। तो इस तरह से आप एक एक करके आप इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 10 वर्ड्स भी आपके बढ़िया से हो जाएंगे, 50 वर्ड भी अच्छे से हो जाएंगे। देखिए, ऐसे प्रश्न जिसमें एक प्रश्न में कई अन्य प्रश्न अंतर्निहित होते हैं, इस तरह के प्रश्नों को लिखने में स्टूडेंट को थोड़ी दिक्कत आती है। हालांकि अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया हुआ है तो आपको किसी भी तरह के प्रश्न को लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कलम चलना चाहिए। अब अगर जैसे मान लीजिए एक मध्य प्रदेश पीसीएस का ये प्रश्न है, प्लेट टेक्टोनिक पे एक प्रश्न है, और आप इसमें देखेंगे कि इसमें एक प्रश्न नहीं है बल्कि इसमें कुल मिलाकर के 3 प्रश्न सन्निहित हैं। पहला, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है? प्लेट विवर्तनिकी का सागर तली प्रसार एवं महाद्वीपीय विस्थापन में भूमिका का वर्णन करें। तो इसमें पहले जब भी इस तरह के प्रश्न आप पढ़ें जिसमें एक से अधिक प्रश्न सन्निहित हैं, तो हमेशा पहले आप उन प्रश्नों को आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या प्रश्न है। तो अपना पेन लेकर के आप इस पर, पहला चीज़ क्या है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है। एक तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ही पूछा गया है, और उसके बाद फिर पूछा सागर तली प्रसार। इसे सागर नित्तल प्रसरण भी कहते हैं। प्रसरण का अर्थ है फैलना, नित्तल का अर्थ है तली, और सागर आप जानते ही हैं। तो सागर की तली का धीरे धीरे प्रसार हो रहा है, ठीक है। और इसमें एक और प्रश्न है महाद्वीपीय विस्थापन। तो देखिए 3 प्रश्न इसमें सन्निहित हैं। एक तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, इसमें एक अन्य प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का सागर तली के प्रसार और महाद्वीपीय विस्थापन में जो भूमिका है इसका वर्णन करें। मैंने बहुत देखा, बहुत आंसर मैंने चेक किया है, और इसमें बच्चों ने जो सबसे बड़ी गलती की है कि सागर नित्तल प्रसरण एक अवधारणा है जो हैरी हेस ने दिया है। तो उन्होंने हैरी हेस के सागर नित्तल प्रसरण को इसमें लिखना शुरू कर दिया। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर ने किया था, ठीक है। तो कई बच्चों ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो वेगनर का सिद्धांत है उसको लिखा, तो प्लेट टेक्टोनिक लिखा, हैरी हेस का सागर नित्तल प्रसरण लिखा, और वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की चर्चा की। ये आंसर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि जो आप आंसर लिख रहे हैं ये तो प्रश्न पूछा ही नहीं है। क्या प्रश्न पूछा है आप देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, ठीक है। अब आते हैं कि इसमें करना क्या है। तो इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करना है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है, ठीक है। ये सिद्धांत आपको बताना है, और इस सिद्धांत की ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत नहीं है। ये सवाल, ये प्रश्न ये कहता है कि पृथ्वी पर महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। तो आप ये बताइए कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत वास्तव में क्या महाद्वीपों के विस्थापन की प्रक्रिया को समझा पाता है? महासागर की तली फैल रही है। अभी मैं एग्जाम्पल आपको दे करके समझा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो सागर की तली फैल रही है, कौन सी सागर की तली, ये भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी। तो क्या सागर की तली में प्रसार हो रहा है,
इस प्रसार की प्रक्रिया को क्या आप प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की सहायता से स्पष्ट कर पाएंगे? बिल्कुल। देखिए, आपको याद होगा कि वेगनर का सिद्धांत नहीं है, लेकिन वेगनर के सिद्धांत का एक पक्ष है जो प्लेट टेक्टोनिक में यूज किया जाता, उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसी से आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी। आपको याद होगा कि वेगनर ने एक सिद्धांत दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया था कि आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक स्थान पर आपस में जुड़े हुए थे, और इस बृहद महाद्वीप को वेगनर ने पेंजिया नाम दिया था। और पेंजिया का जो मानचित्र वेगनर ने बनाया था वो कुछ ऐसे था। तो वेगनर ने एक पेंजिया का मानचित्र बनाया। वेगनर ने कहा था कि पृथ्वी के सभी महाद्वीप आज से 20 करोड़ साल पहले सभी एक स्थान पर जुड़े हुए थे, और इस बृहद महाद्वीप को उन्होंने पेंजिया नाम दिया। और इस तरह से पेंजिया का मानचित्र है, उत्तरी अमेरिका यूरोप से मिला हुआ था, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से मिला हुआ था। जो प्रायद्वीपीय भारत है, तब उस समय हिमालय पर्वत का निर्माण और उत्तर भारत के मैदान का निर्माण नहीं हुआ था, वो अफ्रीका से लगे हुए थे। अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी आकर के सब लोग आपस में जुड़े हुए थे। तो आप देखिए, वेगनर ने बताया था कि उत्तरी अमेरिका यूरोप से टूट करके पश्चिम की ओर गया, दक्षिण अमेरिका अफ्रीका से टूट करके पश्चिम की ओर गया, और इसके बीच में क्या बन गया? अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वेगनर ने अपने सिद्धांत में बताया था कि महाद्वीपों का संचरण होता है, महाद्वीपों का विस्थापन होता है। प्लेट टेक्टोनिक में ये कहा जाता है, या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत ये कहता है कि महाद्वीपों का विस्थापन नहीं होता है, बल्कि प्लेटों का संचरण होता है। और प्लेट महाद्वीप और महासागर दोनों से मिलकर के बन सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि प्लेट का संचरण हो रहा है और महाद्वीप प्लेट का अंग है, तो जब भी प्लेट चलेगा तो महाद्वीप भी क्या है? मूव करेगा। ठीक है ना? तो आप देखेंगे, अब देखिए, अब ये पूरा का पूरा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है? प्लेट विवर्तनिकी का सागर तलीय प्रसार एवं महाद्वीपीय विस्थापन में भूमिका का वर्णन करें। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? इसकी भूमिका लिखिए पहले। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि भूमिका कैसे लिखते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई भूमिका एक पर्टिकुलर भूमिका नहीं होती है। आप जैसा आप आंसर विचार करते हैं, उसी के हिसाब से आप भूमिका लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसकी भूमिका क्या क्या हो सकती है। 2-3 भूमिका मैं आपको यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ। क्या हमें बताना है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बताना है, और फिर उसके बाद सागर तलीय प्रसार बताना है, और महाद्वीपीय विस्थापन बताना है। इसको ऐड करना है। तो जैसा आप जानते हैं कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, ये कब आया था? 20वीं सदी के उत्तरार्ध में आया था। तो आप लिख सकते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका विकास 20वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ, और इस सिद्धांत की सहायता से कई प्रकार के, अब देखिए, इससे भूकंप की भी व्याख्या कर सकते हैं, पर्वत की भी व्याख्या कर सकते हैं, पर्वत निर्माण की भी। लेकिन क्या भूकंप और पर्वत निर्माण पूछा गया है? बिल्कुल नहीं। आपसे क्या पूछा गया है? महाद्वीपीय विस्थापन और सागर तलीय प्रसार। तो आप इसकी भूमिका में ही लिख दें कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विकसित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो पृथ्वी पर घटने वाली विभिन्न घटनाओं जैसे महाद्वीपों के विस्थापन और सागर नित्तल प्रसरण की तार्किक और वैज्ञानिक व्याख्या करता है। एक तो इसकी भूमिका ये हो गई। आप इसकी भूमिका, मैंने जैसे कहा, किसी प्रश्न की एक भूमिका नहीं होती, कई भूमिकाएं हो सकती हैं। आप इसकी एक भूमिका कैसे लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए विवर्तनिकी है, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत प्लेटों के निर्माण, प्लेटों के संचरण और प्लेटों के किनारों पर घटने वाली विभिन्न घटनाओं की व्याख्या करता है, और इस सिद्धांत की सहायता से पृथ्वी पर घटने वाली विभिन्न घटनाओं जैसे महाद्वीपों के विस्थापन और सागर नित्तल में जो प्रसार की घटना हो रही है, इसकी स्पष्ट और तार्किक व्याख्या की जा सकती है। ठीक है,
ये नहीं लिखना चाहते हैं, कुछ और लिख दीजिए। कैसे लिख सकते हैं? अब देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, आप देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का मूल उद्देश्य प्लेटों के किनारों पर घटने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करना है, और प्लेट के किनारों पर जो प्रमुख भौगोलिक घटनाएं घटित होती हैं उनमें सागर तली प्रसार और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एक प्रमुख घटना है, जिसकी इस सिद्धांत की सहायता से तार्किक और वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है। आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, कुछ और लिख दीजिए। आप ऐसे लिख सकते हैं कि सागर नित्तल प्रसरण और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पृथ्वी पर घटने वाली प्रमुख भौगोलिक घटनाएं हैं, इनकी स्पष्ट और तार्किक व्याख्या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की सहायता से आसानी से की जा सकती है। कहने का अर्थ यह है कि अगर आप मुझे कहें तो मैं 10 से 15 तरह के भूमिका क्या यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो इसलिए कभी भी जब आप आंसर लिखें, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे प्रश्नों को, जो आंसर होता है किसी का नोट्स होता है, उसका हिल हिल करके रटते हैं। आप कितना आंसर रट पाएंगे? मध्य प्रदेश का सिलेबस छोटा सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है, और इतना रट पाने की आपकी क्षमता ही नहीं है। तो आपके अंदर इस तरह की एबिलिटी विकसित होनी चाहिए कि आपके पास शब्दों की कमी ना आए, आपको कैसे बातों को लिखना है इसकी दिक्कत ना आए। तो क्या आपको याद करना होता, क्या समझना होता, कॉन्सेप्ट आपको समझना होता। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके बाद उनको एग्ज़ाम में जो शब्द आ गए बढ़िया से, जो क्लिक किया उसके हिसाब से आप आंसर लिख दीजिए। तो जैसे 3-4 जो मैंने भूमिका बताई, कोई भी इस तरह से भूमिका जो मैंने बताया बिल्कुल वो नहीं, आपको अपने हिसाब से भूमिका गढ़नी पड़ेगी, अपने हिसाब से भूमिका लिखनी पड़ेगी। तो आपने एक भूमिका लिख दी। मतलब प्लेट किसे कहते हैं, या प्लेट अस्तित्व में कैसे आया, प्लेट क्या होता है इसको आप बताएं, और प्लेट कितने प्रकार के होते हैं। जब आप प्लेट पढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि एक लिथोस्फीयर होता है, पृथ्वी की ऊपरी परत है लिथोस्फीयर है, ठीक है, जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, और अर्थ के नीचे उठने वाली संवहन धाराओं के कारण ये लिथोस्फीयर विखंडित होता है, जिसके कारण जब लिथोस्फीयर विखंडित हो गया तो लिथोस्फीयर के छोटे बड़े टुकड़े को हम प्लेट कहते हैं, और संवहन धाराओं के साथ ये जो प्लेट है विभिन्न दिशाओं में संचरण करता है। तो इस तरह से आप बताएं प्लेट कैसे, और प्लेट चलते कैसे हैं, इनकी भी बात कर लें आप। और अब आप बताएं प्लेट के प्रकार। प्लेट के प्रकार बताना आवश्यक इसलिए क्योंकि महाद्वीपीय विस्थापन और सागर तली प्रसार के बारे में आपसे पूछा गया है। अगर प्लेटों का प्रकार आप नहीं बता पाएंगे तो इन सब चीज़ों को स्पष्ट ही नहीं कर पाएंगे आप। तो क्या आ जाएगा? प्लेट के प्रकार आ जाएगा। आ गया प्लेट का प्रकार दीजिए आप। और आप जानते हैं प्लेट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के प्लेट होते हैं। एक हो गया ऐसी प्लेट जिसके ऊपर केवल महाद्वीप है, तो वो महाद्वीपीय प्लेट। एक प्लेट ऐसी भी पाई जाती है जिसके ऊपर केवल महासागरीय भाग होता है, तो उसे महासागरीय प्लेट कहते हैं। चूँकि ये टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मैं आपको मान के ये फ्रेमिंग कर रहा हूँ इस प्रश्न की, ताकि आपको प्लेट टेक्टोनिक अच्छी तरह से मालूम है। तो 3 प्रकार की प्लेटें होती है। एक होती है महाद्वीपीय प्लेट, एक होती है महासागरीय प्लेट, और एक प्लेट ऐसी होती है जिसका कुछ भाग महाद्वीपीय होता है और कुछ भाग महासागरीय होता है। तो इस तरह की प्लेट को कहते हैं महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। तो प्लेट का प्रकार आ गया। अब जो प्लेट के आप बताइए नाम कैसे, कि प्लेट का नाम नहीं लिखना है यहाँ पे बना देना है एक प्लेट का मैप। तो यहाँ पे बनाइए आप प्लेट का मैप बनाइए आप। तो देखिए एक मैप आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपने बना लिया। अब देखिए इसी से मैं आपको समझा दूंगा कि जैसे देखिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भी वेगनर ने एक सिद्धांत बनाया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, जिसमें उन्होंने एक पेंजिया की अवधारणा दी कि आज से 20 करोड़ साल पहले इस तरह की चीज़ें थी। देखिए वेगनर का सिद्धांत तो बिल्कुल काल्पनिक सिद्धांत सिद्ध हो गया। आगे चल करके वेगनर का सिद्धांत एक काल्पनिक सिद्धांत सिद्ध हो गया, लेकिन वेगनर की जो सबसे बड़ा योगदान था भूगोल में, वो ये था उन्होंने एक पेंजिया का मानचित्र बनाया था,
और आज भी थोड़े से बदलावों के साथ, थोड़े से किंतु परंतु के साथ आज भी पैंजिया के अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। प्लेट टेक्टोनिक भी ये मानता है कि पैंजिया था, लेकिन ये पैंजिया उस तरह से विखंडित नहीं हुआ जैसे वेगनर ने कहा था। तो वेगनर का सिद्धांत, जब उन्होंने पैंजिया को विखंडित किया तो पूरी तरह से काल्पनिक तरीके से किया, और इसका विखंडन वास्तव में सही और तार्किक तरीके से कैसे हुआ? प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा हुआ। तो देखिए, उत्तरी अमेरिकी एक प्लेट जब यूरोप से टूटी तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट एक बन गई, एक दक्षिण अमेरिकी प्लेट बन गई, और उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर है, ठीक है। और अटलांटिक महासागर के मध्य में वो अपसारी, तो आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि प्लेट का आपने मैप बना दिया। अब इसके बाद प्लेट के कितने प्रकार के सीमांत होते हैं? तो आप जानते हैं प्लेट के 3 प्रकार के सीमांत हैं। एक हो गया अपसारी सीमांत, एक हो गया अभिसारी सीमांत, और एक हो गया संरक्षी सीमांत। तो यहाँ पे आप सीमांत की बात करें, प्लेट का सीमांत आप बताएं, और सीमांत कितने प्रकार के हैं? अपसारी सीमांत, अभिसारी सीमांत और संरक्षित सीमांत। आप जानते हैं अपसारी सीमांत के सहारे प्लेटें टूटकर दूर जाती हैं। जब प्लेटें टूटकर दूर जाती हैं तो नीचे से लावा निकलता है और नए प्लेट का निर्माण होता है, और इसलिए अपसारी सीमांत को कहा जाता है रचनात्मक सीमांत, अर्थात यहाँ पे नए प्लेट का निर्माण हो रहा है। तो आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए कि ये उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट किधर खिसक रही है? पश्चिम की ओर खिसक रही है। और अटलांटिक महासागर के मध्य में जो अपसारी सीमांत है उसके सहारे लगातार नए प्लेट का निर्माण हो रहा है। तो इसका मतलब है अटलांटिक महासागर क्या है? फैल रहा है। और जहाँ अटलांटिक महासागर के बीच में जहाँ अपसारी सीमांत है वहाँ पे लगातार लावा निकल करके ऊपर आता रहता है और नए प्लेट का निर्माण होता रहता है। तो इस तरह से लगातार उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं। और इस उत्तरी अमेरिकी प्लेट का पश्चिम वाला भाग महाद्वीपी है, उत्तरी अमेरिका, और पूर्व की ओर वाला भाग क्या है? महासागरी है। तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट दोनों कैसी प्लेट है? महाद्वीपी महासागरी प्लेट है, ठीक है। और महासागरी प्लेट कहाँ पे है? जो अपसारी सीमांत है इसके सहारे नए प्लेट का निर्माण हो रहा है। तो अटलांटिक महासागर की तली या अटलांटिक महासागर में लगातार विस्तार होता जा रहा है, नए प्लेट का निर्माण हो रहा है। तो ये चीज़ आपका क्या होगा? सागर तली प्रसार हो गया आपका। तो आप बताइए अपसारी सीमांत, तो 3 सीमांत आप लिखिए, उसके बाद अपसारी सीमांत को ओपन करके पूरा विस्तार से लिखिए कि अपसारी सीमांत के सहारे प्लेटें टूट करके विपरीत दिशा में जाती हैं और नीचे से लगातार लावा बाहर निकलता रहता है, ठंडा होकर के नए प्लेट का भाग बन जाता है, और इसलिए अपसारी सीमांत को रचनात्मक सीमांत भी कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल दीजिए, जैसे अटलांटिक महासागर के मध्य में एक अपसारी सीमांत पाया जाता है। इस अपसारी सीमांत के सहारे उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट लगातार पश्चिम की ओर खिसक रही है। और चूंकि उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट महाद्वीपी और महासागरी प्रकार की है, तो जो प्लेट का भाग है, तो जब ये प्लेट उत्तरी अमेरिकी प्लेट पश्चिम की ओर खिसक रही है तो उसी के साथ उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप भी पश्चिम की ओर खिसक रहा है। आप देखेंगे अपसारी सीमांत के सहारे आप इन दोनों चीज़ों की व्याख्या कर देंगे कि किस तरह से सागर तली का प्रसार हो रहा है और किस तरह से महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। और इसी तरह से आप हिंद महासागर के बारे में भी बताएं कि आगे चल कर के ये पैंजिया 2 भागों में टूट गया। तो इधर का उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया एक भाग बन गया, इसको लॉरेशिया कहा गया। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका एक भाग बन गया जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया। फिर इसमें से प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया टूट करके नॉर्थ की तरफ खिसकना शुरू हो गए, और जब नॉर्थ की तरफ खिसके तो इसी के साथ हिंद महासागर का निर्माण हुआ। तो हिंद महासागर में भी क्या है? अपसारी सीमांत है, और इस अपसारी सीमांत के सहारे हिंद महासागर का भी क्या है? विस्तार हो रहा है। और हिंद महासागर जो बना हुआ है तो इसमें भारत
प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट का भाग है जिसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं। इनके विस्थापन की दिशा उत्तरी अमेरिकी और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से अलग है, ठीक है। तो उनका विस्थापन अलग तरह से हो रहा है। हिंद महासागर की तली का विस्तार हो रहा है, अटलांटिक महासागर की तली का विस्तार हो रहा है। तो इस तरह से आप प्लेटों का सीमांत दीजिए। सागर तली प्रसार और महाद्वीपीय विस्थापन ये किससे पूरा हो जाएगा, इसी अपसारी सीमांत की आप व्याख्या करेंगे। तो सागर तली प्रसार को भी समझा देंगे, महाद्वीपों का विस्थापन भी समझा देंगे, अभिसारी सीमांत के बारे में भी 2 लाइन लिखेंगे, संरक्षित सीमांत के बारे में भी 2 लाइन लिखेंगे। तो इस तरह से प्लेट वर्तकी सिद्धांत पूरा का पूरा आ गया। और इसी प्लेट वर्तकी सिद्धांत में अपसारी सीमांत की व्याख्या करके आपने सागर नित्तल प्रसरण या सागर तली प्रसार और महाद्वीपों के विस्थापन की प्रक्रिया को भी आपने समझा दिया। अब ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ गया। अब इसी के साथ आप क्या लिखें, निष्कर्ष लिख दें। इस तरह के प्रश्नों को अगर आपको चेक करना है तो क्या आप चेक करें, कैसे इसको चेक करें। तो पहली बात आप ये देखें कि वास्तव में आपने जो आंसर लिखा उसकी शब्द सीमा क्या है। अगर आपने आंसर 180, 190, 100, 200 शब्दों में लिखा हुआ है तब तो ठीक है। कुछ प्रश्न अगर 200 शब्दों से ऊपर चले गए, 210, 220 शब्द चले तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। 10% आप बिल्कुल आगे पीछे आए जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शब्द सीमा आपकी पूरी हो गई। अब आप अपने प्रश्न में झांक करके देखें कि जिन चीज़ों को आपने यहाँ पे नोट किया था, अंडरलाइन किया था, क्या इनका आंसर अंदर मौजूद है। प्लेट वर्तकी सिद्धांत आपने लिखा हुआ है तो आप देखेंगे कि आपने लिखा हुआ, भूमिका लिखा है, प्लेट की अवधारणा लिखा है, प्लेट का प्रकार लिखा है, प्लेट का संचरण लिखा है, प्लेट के मैप बनाए हैं, प्लेट का सीमांत लिखा है, प्लेटों के सीमांतों का वर्णन किया हुआ है और इसका निष्कर्ष लिखा हुआ। इसका मतलब है कि आपने पूरी तरह से प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत लिखा है। अब आप देखिए क्या इस प्रश्न में इस बात की व्याख्या आप कर पाए हैं कि सागर तली का प्रसार कैसे हुआ, या सागर तली प्रसार की घटना जो हो रही है क्या वो आपके आंसर में है। बिल्कुल है। अब सारी सीमांत को आपने ओपन किया था, अब तो इसमें आपने इस बात को लिखा हुआ है। क्या आपके आंसर में महाद्वीपीय विस्थापन की घटना इंगित हो रही है, मिल रही है। तो बिल्कुल अब सारी सीमांत में आप देखेंगे कि प्लेट के संचरण के कारण, चूँकि प्लेटें 3 प्रकार की होती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप देखेंगे महाद्वीपों का विस्थापन भी दिख रहा है। इस प्रकार से एक एक करके हमने 10 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 200 वर्ड्स को समझने का प्रयास किया कि कैसे कैसे इन आंसर को लिखा जाए। कुछ एग्जाम्पल भी मैंने लिया और उनमें आंसर को फ्रेम करके मैंने दिखाने का भी प्रयास किया। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कैसे ना सिर्फ आंसर लिखा जाता है बल्कि थोड़ा सा भी विवेक का इस्तेमाल करेंगे आप तो अपने आंसर को स्वतः चेक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो समस्या इस लॉकडाउन पीरियड की है जिसमें आपकी पढ़ाई बहुत बाधित हो गई है और तमाम बच्चों ने मुझसे ये एक तरह से शिकायत भी की है कि उनकी पढ़ाई पूरी तरह से ट्रैक से उतर चुकी है। 5 महीने 6 महीने का समय हो गया और अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पाई। अगर उन्होंने आंसर लिखा तो वो आंसर किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं, उस आंसर में क्या कमियां हैं, क्या त्रुटियां, क्या अच्छाइयां हैं, उनको पता नहीं चल पा रही है। तो एक तरह से वो एक ऐसी गुफा में एंटर कर गए हैं जहाँ पे कोई आगे प्रकाश नहीं दिख रहा, बिल्कुल अंधेरा सा दिख रहा है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ाई को अगर आपने ट्रैक से उतारा है तो ये आपकी आत्मघाती भूल होगी। अपनी पढ़ाई को ट्रैक पे रखिए, पूरा 7, 8, 9 घंटे जो आप पढ़ते हैं उसको पढ़िए। हाँ, साथ साथ आप तैयारी ऐसे करें जिससे कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी आसानी से हो सके। आंसर को भी नियमित रूप से लिखने का प्रयास करें। कई सारे बच्चों के अंदर इस तरह की अवधारणा पाई जाती है, ये भ्रम पाया जाता है, इसे मैं भ्रम कहूँगा कि उनको लगता है कि वो पढ़ लेंगे तो लिख लेंगे। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि पढ़ करके आप लिख पाते हैं। पढ़ना एक अलग तरह की क्वालिटी है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा, लेकिन आंसर राइटिंग एक अलग तरह की विधा है। इसमें प्रेजेंटेशन एक अलग तरह की बात होती है और अधिक जानकारी से अच्छा आंसर आप लिख पाएंगे ये आवश्यक नहीं है। और ज़्यादातर मैंने देखा है
कि जो बच्चे अच्छा खासा ज्ञान रखे हुए हैं, जब उनका आंसर मैं देखता हूँ तो आंसर बहुत लो क्वालिटी का होता है। क्यों क्वालिटी का होता है लो? क्योंकि उन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया है। तो देखिए, आप अधिक पढ़ेंगे, अधिक ज्ञान होगा, अधिक लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन बेहतर होगा। अगर आप लोगों से अच्छी तरह से डिलीवर करेंगे, बात करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो आपकी अभिव्यक्ति, आपके बोलने की क्वालिटी भी आपकी अच्छी होगी। तो इस तरह से अधिक पढ़ेंगे तो प्रारंभिक परीक्षा अच्छी तरह से क्वालिफाई करेंगे, आंसर राइटिंग बढ़िया से करेंगे तो आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करेंगे, अच्छे डिबेट पे भाग लेंगे। अगर अच्छी तरह से बोलना आता है, तथ्यों को प्रस्तुत करना आता है, अपनी बात को रखना आता है, तो आप इंटरव्यू में भी अच्छा नंबर पाएंगे। तो इस तरह से इंटरव्यू में और मुख्य परीक्षा में अच्छा नंबर पा करके न सिर्फ जल्दी से आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, बल्कि आप अपने मित्रों, परिवार, माता पिता, सबके सपनों का भार आपके कंधों पे है। तो सबका सपना पूरा करें, अपना सपना पूरा करें, जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पाएँ। न सिर्फ सिलेक्शन पाएँ बल्कि इच्छित जो आप ऊपर के पद हैं उसको पाएँ। आपका भविष्य उज्जवलमय हो। धन्यवाद।